वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करने वाले हैं फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद में एरिया वेक्टर। ये कुछ बेसिक्स क्लियर करने के बाद अपन चलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरा अच्छे से समझ के उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड इन द एंड वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट गोज लॉ। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं फ्लक्स से। इंट्रो सबने देख लिया 10 सेकंड का, स्किप कर दिया? बहुत तेज हो रहे हो तुम आजकल। चलो बात करते हैं फ्लक्स की। देखो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स की सिंपल सी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं, अमाउंट ऑफ समथिंग दैट पासेस थ्रू ए सरफेस। अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी चीज का कितना अमाउंट किसी स्पेसिफिक सरफेस से पास आउट हो रहा है, स्पेसिफिक सरफेस से क्रॉस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लक्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप मान लो कि किसी ग्राउंड के स्पेसिफिक एरिया पे कितनी सनलाइट जो है वो पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रही है, उसको फ्लक्स बोल सकते हैं। जो रिवर है उसका वाटर किसी एरिया से कितने अमाउंट में पास आउट हो रहा है, उसको अपन फ्लक्स बोल सकते हैं। तो फ्लक्स का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज का, किसी भी क्वांटिटी का, स्टफ का किसी सरफेस से पास आउट होना, उससे क्रॉस होना, दैट इज नोन एज फ्लक्स। कुछ बेसिक फ्लक्स जो फिजिक्स में होते हैं, लाइक मोमेंटम फ्लक्स, कितना मोमेंटम किसी सरफेस में ट्रांसफर हो रहा है। हीट फ्लक्स, कितनी हीट जो है वो इंसिडेंट या इमिट हो रही है किसी स्पेसिफिक सरफेस से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेडिएशन फ्लक्स, बहुत सारे फ्लक्स होते हैं। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो फ्लक्स का सिंपल सा मतलब है किसी भी क्वांटिटी का स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो किसी सरफेस से क्रॉस करना, ट्रांसफर होना, पास आउट होना। ठीक है, ये बात हुई फ्लक्स की। अब बच्चों बात करते हैं एरिया वेक्टर की। ये अपन को समझना बहुत जरूरी है अगर अपन आगे का कंसेप्ट करना चाहते हैं क्लियर। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हर टाइप के सरफेस या एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। समझ रहे हो भाई? एरिया वेक्टर का सीधा सा मतलब है कि एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करना है। अभी तक अपन एरिया को स्केलर ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बार एरिया को क्या करना है? एज ए वेक्टर ट्रीट करना है। जैसे आप ये मान के चलो, मान लो ये अपना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें यहां पे मान लो कोई रेक्टेंगल रख रखा है अपन ने, ये लेंथ L है, इसकी ब्रेड्थ B है। ये मान लो कि ABCD कोऑर्डिनेट्स। तो अपन बोलते हैं इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? अपन बोल देते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अब अपन को क्या बोलना है कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो बेसिकली अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं उसमें अपन क्या करते हैं? वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मतलब अब मैं ये बात नहीं बोलूंगा, अब अपन 12th में आ गए तो अपन कुछ नई चीज सीखेंगे कि जो एरिया होता है उसको एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाता है, एज ए वेक्टर ट्रीट किया जाता है। बेसिकली अपन क्या करते हैं कि जो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। मतलब कि BC वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो अपन को क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी बच्चों? वेक्टर होगी। अब एक बात और जानते हैं अपन कि कोई भी अगर रिजल्टेंट वेक्टर है वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर अपन बात करें तो परपेंडिकुलर होगा A वेक्टर के भी और परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के भी। ये चीज पढ़ी अपन ने छोटी क्लासेस में कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दो प्रोडक्ट्स के क्रॉस से मिलने वाला, वो क्या होगा? इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही वेक्टर होगा, और इस प्लेन में ये A और B वेक्टर्स होंगे, और रिजल्टेंट जो है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, R परपेंडिकुलर टू A, R परपेंडिकुलर टू B। ऐसे यहां पे देखो कि जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा? वो इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ये रेक्टेंगल अपन ने XY प्लेन में रख रखा है, तो जो रिजल्टेंट एरिया वेक्टर अपन को मिला वो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसको
इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आइदर प्लस जेड एक्सिस में हो सकता है और आइदर माइनस ऑफ जेड एक्सिस में हो सकता है। ये सरफेस है, तो इस सरफेस के जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर या तो इस प्लस जेड एक्सिस में हो सकता है या माइनस ऑफ जेड एक्सिस में पीछे की तरफ हो सकता है। दोनों डायरेक्शन सही, बिल्कुल सही, अपन कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो एरिया वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी सरफेस या एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर या बोले तो नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस ली जाती है। क्या ली जाती है? नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस ली जाती है। ये मेरे पास में अगर मान लो कोई भी सरफेस है ऐसे रखा हुआ है, तो इस सरफेस का एरिया अगर मैं ए बोलता हूं, ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ली जाएगी। फिलहाल बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल सरफेस की, अभी 3 डायमेंशन की भी बात करेंगे। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो आप परपेंडिकुलर आउटवर्ड मान लेते हैं एन कैप डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन भी सही है और ये वाली डायरेक्शन भी बच्चों सही है। आप कुछ भी ले सकते हो, बेसिकली डिपेंड करता है कि आप इस सरफेस को कहां से देख रहे हो। अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, और आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ये अगर आप इसको पॉजिटिव मान के चलते हो तो नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी। फिजिक्स में नेगेटिव का काम सिर्फ इतना है, जो पॉजिटिव करता है उसका अपोजिट नेचर क्या होता है, नेगेटिव का होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये डायरेक्शन भी लेके चल सकते हो। तो अपन क्या लिखेंगे इसके एरिया को? अपन बोलेंगे कि एरिया वेक्टर है बच्चों, एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? ए, इसका मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर में एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा जो उसका एरिया है, और क्या होगा उसके साथ में? उसकी डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर, तो वो आप लिख दोगे एन कैप। तो ये बात हुई एरिया वेक्टर की। एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे अपन अब, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड होगा मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्या होती है साथ में यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एन कैप जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस होगा। इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर आप परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। ये भी आउटवर्ड है सरफेस के लिए, ये भी आउटवर्ड है, बोथ आर राइट। अगर ये एन कैप लेके चलते हो तो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये वाला एन कैप लेके चलते हो तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव लेके चलते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। अब बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल सरफेस की, मतलब कि क्लोज्ड सरफेस जिसको अपन बोलते हैं। क्लोज्ड सरफेस 3 डायमेंशन फिगर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? मान लो ये अपने पास में कोई क्यूब है, ये अपने पास में मान लेते हैं कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड सरफेस है, वो ओपन सरफेस था, 2 डायमेंशनल था, ये क्लोज्ड सरफेस है। तो अब क्लोज्ड सरफेस के लिए एक कन्वेंशनल रूल बना रखा है अपन ने। क्या रूल? कि आप जिस भी सरफेस की बात करोगे, इसमें क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एक देखो ये वाला, एक ये वाला, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है। तो 6 फेस क्यूब के अंदर होते हैं। आप जिस भी फेस की बात कर रहे हो, इसकी मान लेते हैं जो साइड है, ईच साइड वो क्या है? ए है। तो मैं इस सरफेस की बात करता हूं बच्चों, ये वाला सरफेस जो ऐसे है, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर्स की 2 डायरेक्शन होगी। इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, और डायरेक्शन 2 पॉसिबल होगी, एक तो ये वाली एन कैप जो बाहर की तरफ है, और एक इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर की तरफ भी तो डायरेक्शन होगी पॉसिबल। 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहां कन्वेंशनल रूल ये कहता है कि अपन ने एज्यूम कर रखा है, एक कन्वेंशन बना रखा है कि जो डायरेक्शन ली जाती है क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर की, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस ली जाएगी। क्या ली जाएगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिट वेक्टर है वो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको अपन यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे मैं बात करता हूं, मान लो इस फेस की, ये ऊपर वाला फेस, तो इस फेस पे एरिया वेक्टर की 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो बाहर वाली, एक इस सरफेस के अंदर वाली। लेकिन अंदर वाली अपन को नहीं लेनी है। एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां आउटवर्ड यही होगा। और आप ये भी देख के चलिए ना, आप किसी क्यूब को देख रहे हो तो उस क्यूब को बाहर से देख रहे हो, ना कि उसके अंदर से। तो अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उसको बाहर से देखने का। तो एरिया वेक्टर्स क्या होंगे? उसके बाहर की तरफ होंगे हर डायरेक्शन में। तो यहां एरिया वेक्टर बाहर की तरफ एन कैप, ऐसे इस सरफेस पे, इस पे, आगे वाले, पीछे वाले पे, सब पे होगा। तो इन द केस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर अपन क्या बोलेंगे
जो एरिया वेक्टर अपन को लेना है वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दी सरफेस होगा। ये सिंपल सी बात हुई बच्चों एरिया वेक्टर की। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, फ्लक्स समझ गए क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का कितना अमाउंट पास कर रहा है किसी सरफेस से, दैट इज नोन एज फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, या मैं ये बोल दूं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। बस उसे ही क्या बोल देते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास आउट हो रही है किसी सरफेस से, उसको बोल देते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अभी समझते हैं। पहला मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या मोर जनरली अपन बोले तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग दैट सरफेस। ठीक है, या क्रॉसिंग दैट सरफेस। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास में कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास आउट हो रही है, क्रॉस हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब ये पास करना, क्रॉस करना, अभी धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे बोल सकते हैं फ्लक्स कितना होगा, 1 2 3 4, यहां फ्लक्स होगा 4। फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, किससे, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल अपना होता है, तो इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात, इधर ऐसे मान लेते हैं, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना, इधर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। मान लो मैं इधर पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं, या इधर नेगेटिव चार्ज को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तब क्या होगा, अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है तो अपन ने एक बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। किसी भी सोर्स चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बहुत डेंस होती है, पास पास होती है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है, और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो इंक्रीज हो जाएंगी, एंड मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ भाई, इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी सरफेस से पास आउट होने लग गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अपना इंक्रीज हो गया। चलो एक बात और, अगर मैं सरफेस का एरिया इंक्रीज कर दूं, ये जो अपन ने सरफेस ले रखा है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं, तब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको पास आउट कर रही है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, सोचो जरा, इंक्रीज होगी। भाई मान लेते हैं ये यहां पे जो सरफेस है, ये सरफेस अपन ने पहले इतना सा ले रखा है, ये इतना सा सरफेस है, तो इस सरफेस से क्या होगा कि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, देखो होगी कि नहीं होगी, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी। अब मैं इस सरफेस का एरिया इंक्रीज कर दूं, इतना बड़ा कर दूं इस सरफेस को, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सब इससे पास आउट होने लग जाएगी, एज ए रिजल्ट फ्लक्स अगेन क्या हो जाएगा अपना, इंक्रीज हो जाएगा। मान लो यहां पे मैंने एक बड़ा सरफेस प्लेस कर दिया इस टाइप से, अब देखो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहां से क्रॉस करने लग गई, तो इस बार क्या हुआ, फ्लक्स अपना फिर से इंक्रीज हो गया।
कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मोर, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मोर। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं क्या लिख सकता हूं? कोई भी सरफेस है, मान लो कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट अपन ने लिया और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, ds वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूं। इस छोटे से एरिया एलिमेंट से छोटा सा फ्लक्स लिंक्ड होगा, मान लेते हैं डी फाई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो मान लेते हैं क्या होगा बच्चों? थीटा। अब सुनना ध्यान से, तो जो फ्लक्स है इस सरफेस से रिलेटेड उस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर और इस ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ई वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सर डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया? अरे रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे, आराम से बताएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने पे, सही बात है। फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे। तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बोले तो स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट भी क्यों लिया अभी बताते हैं। देखो जब अपन डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो आप जानते हो कि ई ds कोस थीटा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है उस एंगल के कोस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, कोस पे डिपेंड करेगा। देखो कैसे करेगा, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ये जो एंगल है वो 90 डिग्री कर देता हूं, अब समझना ये बात, अगर जो एंगल है वो मैं 90 डिग्री कर देता हूं, मान लो मैंने एंगल 90 डिग्री कर दिया, तो जो डी फाई होगा फ्लक्स कितना हो जाएगा? कोस 90 क्या होता है? 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो 90 का बने तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, और होना चाहिए। देखो समझो इस चीज को, मान लो ये यहां पॉजिटिव प्लेट और यहां नेगेटिव प्लेट है, इस बार समझ में आ जाएगा। ये मैंने कोई सरफेस यहां पे रख दिया, ऐसे मैंने कोई सरफेस को रख दिया यहां पे, समझ रहे हो? इस टाइप से ये सरफेस रख दिया, ये सरफेस रख दिया, यहाँ पे बहुत सारा इस प्लेट पे पॉजिटिव है, इस प्लेट पे मान लो नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लो भैया, ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से, ये लो, ये पीछे से आ रही मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या हुआ? अब आप एक चीज को समझो, ये जो सरफेस है ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, समझना इस बात को, ये जो सरफेस है ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही, सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। तो इस केस में आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस को ऐसे टक से टच करते हुए निकल जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को टक से टच करते हुए निकल जाएगी, इसको क्रॉस थोड़ी ना करेगी। अपन को तो कुछ ऐसा चाहिए जो इस सरफेस को चीरता हुआ निकल जाए, इसको पेनिट्रेट करता हुआ निकल जाए। अब आपने ऐसे रख दिया तो ये फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कहां कर रही है? अगर ऐसे था तो क्रॉस कर रही थी, ऐसे रख दिया तो जो फील्ड लाइंस है वो ऊपर नीचे से चारों तरफ से इसको सरफेस को टच करते हुए निकल जाएगी। अपन को चाहिए इसको पेनिट्रेट करने वाली चीज। मान लीजिए कोई रनिंग वाटर है, ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, आपने इस पानी के फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ग्रिड, कोई जाली आपने लगा दी, तो आपने ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके जाली लगाई, ये पानी फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो इस ग्रिड से पास आउट करके निकल जाएगा। ठीक बात है, इस ग्रिड के सरफेस से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पास करके इधर निकल जाएगा। फ्लक्स क्या हुआ? मैक्सिमम। अब ये देखिए कि मैं इस ग्रिड को अगर इस फ्लोइंग वाटर के पैरेलल प्लेस कर दूं, इस टाइप से मान लो, इस टाइप से मान लो, ये मैंने पैरेलल प्लेस कर दी,
इस ग्रिड को मैं पैरेलल प्लेस कर दूं, ऐसे रख दिया ग्रिड को, और पानी भी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो फ्लोइंग वाटर है वो इसके सरफेस को आराम से ऊपर नीचे से टच करता हुआ निकल जाएगा, ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा। इसके सरफेस से पास आउट कहां करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां भी वही सिस्टम हो रहा है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में सरफेस को क्रॉस करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। यही होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि ये देखिए ये जो सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। ये मान लो बाहर की तरफ मान लेते हैं प्लस जेड एक्सिस में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है अपनी, वो है डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर की तरफ अपना क्या है, जो एरिया वेक्टर है वो है इसका सरफेस का। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। और जैसे ही 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में बना, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 डिग्री का एंगल बनते ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को जो क्रॉस कर रही थी उनमें क्या हो गया, डिक्रीमेंट, बिल्कुल जीरो हो गई। तो एज ए रिजल्ट फ्लक्स भी क्या हो गया अपना, जीरो। आज करके देखना बच्चों ये एक्सपेरिमेंट, जो गली में घर के बाहर है ना गंदे पानी की नाली, उसमें ऐसे ग्रिड लेके उसके पहले परपेंडिकुलर लगाना पानी में, फ्लक्स मैक्सिमम, फिर पैरेलल, फ्लक्स जीरो, मैक्सिमम जीरो। घर वाले सोचेंगे क्या सिखा दिया सर ने हमारे बच्चों को। खैर आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो फ्लक्स है वो क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो एंगल है उसके कोस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहां क्रॉस प्रोडक्ट लेता तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बनता, साइन थीटा बनता, और साइन थीटा पे, साइन 90 पे तो फ्लक्स क्या हो जाता, मैक्सिमम। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। फ्लक्स 90 पे क्या बन रहा है, देखो जीरो बन रहा है, फ्लक्स 90 पे जीरो बन रहा है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो साइन थीटा बनता, और उस केस में फ्लक्स क्या होता, 90 पे मैक्सिमम। इसीलिए यहां पे अपन ने क्या लिया, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो ये बात हुई फ्लक्स की। समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपना फॉर्मूला बना बच्चों, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये छोटे से सरफेस के लिए, छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए था। अगर कंप्लीट बॉडी के लिए मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं इसका समेशन कर दूंगा, एक ही बात है। बहुत सारे फ्लक्सेस होंगे तो मेरे को कंप्लीट बॉडी से एसोसिएट फ्लक्स फाइंड करने के लिए ऑल इंडिविजुअल फ्लक्सेस का सम अप करना पड़ेगा। और अगर इस समेशन के साइन के ये जो एरिया एलिमेंट होता है बहुत छोटा लिया जाता है, तो अपन समेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में। तो अपन ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये स्टेप कोई जरूरी नहीं है, याद ना रहे तो भी आप डायरेक्ट पता है आपको, इंटीग्रेशन करके अपन कंप्लीट बॉडी का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज करते भी है। तो कंप्लीट फ्लक्स क्या होगा अपना, फाई, और वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर बात कर रहे हो क्लोज्ड सरफेस की, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की, लाइक कोई स्फीयर या क्यूबॉइड, तो उस केस में इस इंटीग्रेशन पे ये छोटा सा गोल मटोल सा साइन लगाया जाता है ना, रिंग, छोटी सी रिंग जो आप हाथ में पहनाते हो ना, पहनते हो, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये जो साइन होता है ये साइन क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज लिया जाता है। अगर आप नहीं भी लो तब भी चलेगा, सिंपली आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये बात हुई फ्लक्स की। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां से कर लेते हैं बच्चों। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं, जिससे कुछ कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ये मान लेते हैं अपने पास में कोई क्यूब है, क्या है अपने पास में, ये कोई क्यूब है। इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, ठीक है। इस क्यूब को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, ठीक है। अब इस क्यूब के 6 फेसेस है, मैं ईच फेस पे फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, फिर उनका समअप करके इस पूरे क्यूब के एसोसिएटेड फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहता हूं। अब देखना,
देखो ये एक फ्लक्स, ये एक फेस, ये वाला दूसरा फेस, ऊपर वाला थर्ड फेस, नीचे वाला मान लेते हैं फोर्थ, बाहर वाला जो फेस होगा मान लेते हैं फिफ्थ, और पीछे वाला होगा अपना सिक्स्थ। पहले बात करते हैं फर्स्ट फेस की। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ई है। तो फर्स्ट फेस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसका फ्लक्स मैं बोल देता हूं φ1। क्या बोल देता हूं बच्चों, φ1। φ1 कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अच्छा इसकी जो साइड्स है वो मान लेते हैं ए है, तो एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। इस वाले फेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, तो आप लिखोगे ई ए स्क्वायर कोस थीटा थीटा थीटा। कितना लोगे एंगल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल होगा। इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी दो डायरेक्शंस बनेंगी, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ और एक परपेंडिकुलर इनवर्ड। वो अपन को नहीं लेनी है क्लोज सरफेस के अंदर, अपन सिर्फ ये वाली लेंगे। तो एंगल 180 बना, कोस 180 कितना होता है माइनस ऑफ 1, तो आपका φ1 क्या बन गया माइनस ऑफ ई ए स्क्वायर, माइनस ऑफ ई ए स्क्वायर। ऐसे बात करते हैं φ2 की। देखो φ2 पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर आउटवर्ड अंदर वाला ले नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो इनके बीच में एंगल कितना बना 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वही ई है, एरिया आपका वही ए स्क्वायर है, और कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है 1, तो आपका फ्लक्स बना ये स्क्वायर, ये φ2 बना। ठीक है, बात कर लेते हैं φ3 की। ये जो थर्ड फेस है ये वाला, अब इस थर्ड फेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अंदर वाली ले नहीं सकते। ये ई वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर एस वेक्टर, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे ई ए स्क्वायर कोस 90, और जब भी 90 डिग्री हो जाता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ये देखो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास आउट कर जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी, तो फ्लक्स क्या हुआ 0, तो φ3 क्या 0। सिमिलरली φ4 भी क्या होगा, नीचे वाले का भी 0। आगे वाले की बात करूं तो इसमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना 90, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। तो φ5 भी अपना क्या होगा ई ए स्क्वायर कोस 90, 0 डिग्री, 0 हो जाएगा φ5 भी। बाहर वाला सरफेस है, इस पे भी जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री होगी, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा सिमिलरली φ6 भी क्या होगा, पीछे वाले सरफेस की बात करें तो उस पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा अपना 0। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा φ1 प्लस φ2, ये φ1 ये φ2, φ3 0 था, 4 भी 0, 5 भी 0, 6 भी 0, तो φ1 प्लस φ2 अपने पास में फाइव बनेगा, और वो क्या होगा इनको एडअप करने पे ये φ1 ये φ2 क्या बना 0। तो अपन ने ये देखा कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने किसी सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस को प्लेस किया तो जो नेट फ्लक्स था उससे एसोसिएटेड वो क्या हो गया अपना 0 हो गया। कंडीशन ये रहनी चाहिए कि इसके अंदर कोई भी चार्ज प्लेस्ड नहीं हो। ऐसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं सिलेंडर का। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी अपने पास में यहां पे है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी को अपन ने वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। तो देखो इसमें 3 सरफेस है, एक तो ये वाली लिड जो क्रॉस सेक्शन है, एक ये वाला ढक्कन ये भी क्रॉस सेक्शन है, और ये एक कर्व्ड सरफेस जो इसके बीच में लगा हुआ है। तो इन तीनों सरफेस में से कौन सा सरफेस है जो कि फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा और नेट फ्लक्स इस पे कितना होगा। देखो ये फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं तो φ1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और एरिया वेक्टर एस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये आई कैप है तो ये माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर आउटवर्ड अंदर वाला ले नहीं सकते। तो ई और इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन का कितना दे रखा है एस दे रखा है, तो ई एस कोस 180 कितना बना माइनस ई एस,
ये φ1 बना अपने पास में। अच्छा सिमिलरली φ2 कितना होगा, φ2 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ES कोस एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री का। जैसे क्रॉस सेक्शनल जो अपना लीड है वो रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसको मैक्सिमम अमाउंट में क्रॉस करेगी तो फ्लक्स होगा, तो कोस 0 डिग्री, तो यहाँ कितना बना ES φ2। अब देखो φ3 की बात करूं, φ3 क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है जो अपन ने बीच में ले रखा है। इस कर्व्ड सरफेस पे आप कहीं पे भी कोई भी एरिया एलिमेंट रो, मान लो यहाँ पे लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड बाहर की तरफ, यहाँ नीचे लेते हो तो इसका भी बाहर आउटवर्ड, यहाँ पे लेते हो ये ऊपर की तरफ, ये बाहर, ये नीचे, हर डायरेक्शन में कर्व्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बनेगा, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे पास तो तब करती जब ऐसे या इस टाइप से होती है, तो इस टाइप से इसको टच करते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, ES कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स फाई होगा ये φ1 प्लस φ2। अगेन इनको एडअप करने पे कितना आ रहा है 0। तो कहने का मतलब ये है जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी किसी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पे नेट फ्लक्स कितना होता है 0, अनलेस कि आप कोई एक्सटर्नल चार्ज को उसके अंदर पुट नहीं करते। अगर आप एक्सटर्नल चार्ज को उसके अंदर पुट करोगे तब उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस केस में नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। अदरवाइज किसी सिमेट्रिकल सरफेस को, अगर आप 3 डायमेंशन सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट फ्लक्स क्या होगा, उसके एसोसिएटेड 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते, देखो अपन को क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को E वेक्टर दे रखी है क्वेश्चन में 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। एक स्क्वायर अपन को दे रखा है, ये एक्स एक्सिस हो गई अपनी, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। उस स्क्वायर को प्लेस कर रखा है सच दैट कि उसका जो प्लेन है, उस स्क्वायर का जो प्लेन है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इस स्क्वायर का जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये मान लो यहाँ पे ये स्क्वायर रख रखा है, ऐसे स्क्वायर रखा हुआ है, इसका जो प्लेन होगा ये वाला या ये वाला जो भी आप लो, वो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये वाला वाई जेड प्लेन है, इस वाई जेड प्लेन के इस स्क्वायर का जो प्लेन है वो क्या है, पैरेलल है। इस टाइप से रखा हुआ है वाई जेड प्लेन के पैरेलल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो पहले तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस सरफेस से पास आउट करेगी, ऐसे रखा हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स तो कुछ ना कुछ होगा। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है किसी भी एक सरफेस से एसोसिएट जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। चाहे आप ये वाला फ्लक्स सरफेस भी ले सकते हो और इसके पीछे वाला सरफेस भी ले सकते हो। अगर इस वाले सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, आप और इधर भी ले सकते हो, और अगर आप इसकी बात करते हो तो इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड, आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन सरफेस कुछ भी लेके चल सकते हो। तो अपन चलो मान लेते हैं कि ऐसे रखा हुआ है, तो इस वाले सरफेस बात करते हैं, और इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो अपन ले लेते हैं नॉर्मल आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके चल लें ताकि 180 और माइनस का दिक्कत नहीं हो। अगर 180 या माइनस आता है तो उसका मतलब जो फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो चलो अपन को ये फाइंड आउट करना है, इसकी जो साइड दे रखी है अपन को, इसकी जो साइड दे रखी है, ये स्क्वायर है वैसे, इसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन को, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब कि 0.1 मीटर हो गया, ऐसा ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई एस
कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पुट कर देते हैं E, तो 5 इंटू 10⁻3। आई कैप पुट करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैं पहले ही इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप वेक्टर लेके चलते हो तो आप आई कैप और ये रख के डायरेक्शन रख के चल सकते हो, और अगर आप पहले ही डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हो तो डायरेक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखना है अपन को। तो पहले ऐसे करते हैं, ये 5 इंटू 10⁻3 हो गया। सरफेस एरिया क्या होगा, जो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर की वजह से जो सरफेस एरिया यहाँ पे बनेगा वो 0.01 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर। कोस थीटा, तो कोस, अब आप एंगल चाहो तो 0 ले सकते हो, और अगर आप परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये वाली डायरेक्शन लेके चलो तो 180 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 डिग्री लेके चल लो, नेगेटिव साइन आता है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना बना भाई इसके अंदर, जब अपन इसको सोल्व करिए तो सरफेस एरिया बन गया, तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 10⁻3, और इसका पॉइंट हटा देते हैं तो अपॉन 10⁻2 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे कितना, 5 इंटू 10 बनेगा, और ये आपका हो गया 1। तो कहने का मतलब आंसर बना आपका 50, आंसर बना 50। अच्छा, फ्लक्स की एसआई यूनिट अपन डिस्कस करना भूल गए। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, E डॉट डी एस या E डॉट एस, ई एस कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है, E इज इक्वल टू F/Q से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना बना, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अपना बन गया। ये बात थी 2 डायमेंशनल सरफेस का क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं 3 डायमेंशनल सरफेस के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि XYZ कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक सिलेंडर जो है वो रखा हुआ है। इस सिलेंडर की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी है, 1 मीटर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को यहां पे दे रखी है, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो अपन को दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है अपन को E वेक्टर, वो कितनी दे रखी है, 50x आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दे रखी है 50x आई कैप। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप मतलब कि x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, तो वही सिलेंडर रखा हुआ है x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिर्फ ये वाला और ये वाला क्रॉस सेक्शन ही कंट्रीब्यूट करेगा। जो स्फेरिक जो कर्व्ड सरफेस है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसके और इसके अलोंग फ्लक्स निकालेंगे, उनका सम अप करेंगे तो नेट फ्लक्स निकलेगा। अब देखो नेट फ्लक्स जो होगा, सिमेट्रिक बॉडी है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो 0 होना चाहिए, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 50x आई कैप, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है इस x पे, x डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। मतलब कि ये वाली जो लीड है उस पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जैसे ही x इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही ये x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पे। यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे फ्लक्स भी फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो दोनों फ्लक्सेस का जब अपन सम अप करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ फ्लक्स अपन को मिलेगा, यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। चलो इस फर्स्ट सरफेस की पहले बात कर लेते हैं। ये वाला फर्स्ट सरफेस है मान लिया, और ये वाला अपन ने मान लिया सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स होगा 5-1, वो 5-1 अपन लिखेंगे कि ई एस
कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 50x, आई कैप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड में इसको पहले ओपन कर दिया है। और s जो सरफेस एरिया इसका दे रखा है कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 कर देते हैं तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल कितना होगा, इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल एंगल 180 डिग्री, तो -50, x की जगह कितना पुट करेंगे, यहाँ पे x कितना है 1 मीटर, ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है x एक्सिस पे कितना है 1 मीटर, तो 1 पुट कर दिया और ये 25 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना बना -125 इंटू 10⁻³ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास में निकल के आया φ1। ऐसे ही बात कर लेंगे φ2 की, तो φ2 कितना होगा, E की वैल्यू रखेंगे 50x और S की वैल्यू कितनी हुई 25 इंटू 10⁻⁻4, कोस 180 की जगह इस बार क्या हो जाएगा कोस, ये डायरेक्शन कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर, तो यहां पे कितना बनेगा, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो इस सरफेस के लिए x कितना हो गया 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस हो गई, तो 2 रख देंगे तो कितना बन गया ये 50 इंटू 200, ठीक है, और 25 इंटू 10⁻⁻4, कोस 0 कितना हो गया 1 हो गया अपने पास में। तो आंसर कितना बना यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस बार देखो ये अपना φ2 है और ये अपना φ1 था, ये नेगेटिव। जब इनका नेट निकालेंगे तो नेट इनका समअप करने पे इस बार 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अपन को रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इनका समअप करके φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 करके अपन रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 3 डायमेंशनल फिगर का, क्लोज्ड सरफेस का। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि वही कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, इस क्यूब की जो साइड्स हैं वो साइड्स अपन को दे रखी हैं a है, ओरिजिन से डिस्टेंस भी दे रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग a है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे रखी है अपन को, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड CXI कैप है, जहाँ पे C क्या है कोई भी कांस्टेंट है जिसको अपन को एज इट इज लेके चलना है, C कोई भी कांस्टेंट है जिसको एज इट इज लेके चलना है, और X पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप, X एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, तो यहाँ भी नेट फ्लक्स 0 नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। अपन जानते हैं कि इस क्यूब में कौन से फेसेस होंगे जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, ये वाला और ये वाला, बाकी ये और आगे और पीछे वाले फेसेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस अपना यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स φ1 कितना होगा, देखो या तो इसको ऐसे कर लो ES कोस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी दे रखी है CX, तो आपने लिख दिया CX, और S सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस फेस का, अगर साइड A है तो स्क्वायर का A स्क्वायर हो जाएगा, और कोस कितना होगा 180 क्योंकि जो एरिया एलिमेंट है उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से 180। X की जगह कितना पुट करोगे C, X कितना है इसके लिए A है, इस फेस के लिए तो CA क्यूब बन गया रिजल्टेंट माइनस CA क्यूब। एक तरीका तो देखो करने का ये है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि E वेक्टर डॉट S वेक्टर, E वेक्टर, अब अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे पूरा इसका डायरेक्शन भी पुट करनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर भी, तो CXI कैप और डॉट S वेक्टर, तो S वेक्टर क्या होगा A स्क्वायर
और उस ए स्क्वायर की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो इसके 180 माइनस ऑफ आई केप हो जाएगी। तो यहाँ पे आप माइनस ऑफ आई केप रख दो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो सी एक्स और एक्स की जगह आपने रख दिया कितना ए, तो सी ए क्यूब और आई केप ये माइनस बाहर डॉट आई केप, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा, आई कोस 0 1, और आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगेन अपने पास में यही चीज निकल के आएगी। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये phi1 बना, सिमिलरली phi2 कितना हो जाएगा, इसके लिए बात करते हैं। सी एक्स कितना होगा इस बार a, और इसकी ये साइड भी a है, तो टोटल 2a हो गई इसकी डिस्टेंस। तो 2a C2a a स्क्वायर कोस 0, ये क्या होगी इसकी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री एंगल। तो 2ca क्यूब ये बन जाएगा phi2। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कितना बनेगा यहाँ पे phi1 प्लस phi2, तो 2ca क्यूब माइनस ca क्यूब तो बन गया ca क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फ्लक्स बना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो x के अलोंग इंक्रीज हो रही थी, x यहाँ ज्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा था। देखो 2 से एसोसिएटेड phi2 है, वो देखो कितना है 2 टाइम्स है इससे, तो यहाँ पे फ्लक्स अपन को ज्यादा मिला, यहाँ पे फ्लक्स अपन को कम मिला, तो रिजल्टेंट फ्लक्स इस बार 0 नहीं मिला। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। अब बात कर लेते हैं लास्ट में गोज लॉ के बारे में। अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की बॉडीज थी जिनमें आपको पता चल रहे थे कितने फेस है कितने सरफेस है। अब मान लो बात करते हैं कि अपन ने कोई स्फीयर ले रखा है। अब देखो कोई स्फीयर ले रखा है, इस स्फीयर की मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है r है, इसके सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस q रखा हुआ है, इसकी रेडियस r है। तो इस पॉजिटिव चार्ज q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हर डायरेक्शन वार्ड होगी, और कितना एंगल बनाएगी किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस एलिमेंट के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया छोटा सा, उसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ds वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब इस केस में अगर अपन फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं एसोसिएटेड विद द कंप्लीट स्फीयर, तब कैसे फाइंड आउट करें भाई। यहाँ पे कोई फेसेस तो है नहीं, वहां तो स्क्वायर क्यूब में और सिलेंडर में फेसेस थे, अपन को पता था ये फेस है ये फेस है। यहाँ तो पूरा गोल मटोल सिस्टम चल रहा है, तो इसके अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन मेथड अपन को लगाना पड़ेगा कि मैं एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट ले लूं, उस एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड जो छोटा सा फ्लक्स डी फाई है वो फाइंड आउट कर लूं, और फिर उसका इंटीग्रेट कर दूं, तो कंप्लीट सरफेस से एसोसिएटेड मेरे पास में फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा अपन जानते हैं, एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू सोर्स चार्ज q कितना होता है kq बाई आर स्क्वायर। k क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये जो एरिया वेक्टर अपन ने ले रखा है, इस एरिया वेक्टर से एसोसिएटेड फ्लक्स डी फाई है, और वो कितना होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि ये इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वेक्टर निकल रही है, तो कितना होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। चलो कंप्लीट फ्लक्स अगर मेरे को फाइंड आउट करना है ड्यू टू द बॉडी, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा क्लोज्ड सरफेस में ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर एसोसिएटेड विद द कंप्लीट स्फीयर अपने पास में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो कितना होगा, देखो आप यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले लो, यहाँ पे कहीं पे भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगी 0 डिग्री का एंगल बनाएगी एरिया वेक्टर के साथ में। इन द केस ऑफ स्फीयर यहाँ पे इतना एंगल बनाएगी, ये यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड, तो जितना भी एंगल ds वेक्टर के साथ आउटवर्ड बनेंगे कितने होंगे 0 डिग्री। तो अपन इसको लिख सकते हैं ई ds कोस 0 डिग्री, कोस 0 हो जाता है 1, तो अपन ने यहाँ पुट कर दिया ई ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन 1 से पुट कर सकता हूँ, कितनी बनेगी k q बाई आर स्क्वायर ds। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे k q बाई आर स्क्वायर ds बन गई।
के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, तो सारी क्वांटिटीज जो होंगी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएंगी। क्या बन जाएगा, के मोड ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। ये क्लोज इंटीग्रेशन ds किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट स्फीयर के सरफेस एरिया को। तो वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। के को मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के यहां पे कितना होता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, मोड ऑफ क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds कंप्लीट सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट ये बनेगा मोड ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा फाइनल फ्लक्स। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग गोज लॉ, यही इक्वेशन गोज लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। गोज लॉ क्या बोलता है, द फ्लक्स associated with a closed 1 upon epsilon naught time to the total charge enclosed by the surface। किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होता है वो फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्यू पे मैग्नीट्यूड लेके चलते हो, तो यहाँ मैग्नीट्यूड बनता है। ये भी सही है। अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिखते हो phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स नेगेटिव, दैट मींस फ्लक्स इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। और अगर आप यहाँ मोड लेके चलते हो तब ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना कि जब आप मोड लेके चल रहे हो और जो आपका फाइनल आंसर बन रहा है उसमें आप आंसर के बाद में आउटवर्ड या इनवर्ड ब्रैकेट में लिख दो। ये आउटवर्ड या इनवर्ड जो होता है वो फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स है कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स अपना है। तो ये मोड मैग्नीट्यूड लगा के करते हो तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो ये बात हुई गोज लॉ की। ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे गोज लॉ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और उसकी गोज लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। 3 बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को करते हैं बच्चों यहीं पे समाप्त। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एरो क्लासेस। थैंक यू।